मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे कांटे, जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो चाटे। छोटे कद के अवतारों ने मुझको बौना समझ लिया है, अपनी अपनी खुदगर्जी के लिए खिलौना समझ लिया है। मैं लहू में लथपथ होकर जनपथ हर पथ डोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। आप सभी प्यारे देशवासियों को और हमारे प्यारे सभी स्टूडेंट्स को आज के इस पावन पर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था और आप सभी स्टूडेंट का आज की इस फ्रेश न्यू सेशन में स्वागत है, जहां पे आज हम यही अपने भारत के संविधान से ही जुड़े देखेंगे टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक जो है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारतीय संविधान की बनावट और संविधान की सभा का बनावट जो हुआ उसको देखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है, आप सभी लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक भारतीय संविधान की बनावट और संविधान सभा की बनावट कैसे हुई वो है। फिर उसके बाद कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा में जो कमिटीज बैठी उसमें कौन कौन पोजीशन थे, क्या क्या चेयरमैन थे उनके, हम वो देखेंगे बेसिकली। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, तो आइए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो संविधान की बनावट कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से ये संविधान सभा का जो है नाम आया और कितना टाइम लगा, कब तक इसको बनने में समय लगा, आज पूरा हम इस वीडियो में देखेंगे। फिर कहाँ से शुरू हुआ और बनने तक क्या क्या हुआ, सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये आपके जो है एग्जाम के पर्पज से एंट्रेंस में पूछा जाता है, फिर चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो, डीयू हो, कहीं भी हो, आपका अच्छे से क्वेश्चन इसमें से काफी क्वेश्चन बनते हैं। अभी जो जो है क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इसे छोड़ नहीं सकते। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट करिएगा। और इसमें वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आप इसको नोट करिएगा। और जो है मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे आते हैं क्वेश्चन, और वो सब जगह पूछता है। एयू में भी पूछता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, सीयूटी में भी ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, एयू में आता है क्वेश्चन, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो आइए शुरू करते हैं। कह कि द फर्स्ट फॉर्मल डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाई स्वराज पार्टी। यहाँ पे देखिए स्वराज पार्टी लिखा हुआ है। एट ए कॉन्फ्रेंस इन रांची हेल्ड ऑन 3 मई 1934। कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब जो हमारा संविधान सभा का जो पहला फर्स्ट टाइम जो फॉर्मल डिमांड हुआ वो जो है स्वराज पार्टी के द्वारा हुआ। किसके द्वारा, ये देखिए स्वराज पार्टी के द्वारा। कहाँ पे, एक रांची में कॉन्फ्रेंस हुआ था 3 मई 1934 को। 3 मई 1934 को स्वराज पार्टी के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा बनाने की मांग उठाई। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि पहला डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला डिमांड किसके द्वारा हुआ, तो वहां पे आप लिखेंगे कौन, स्वराज पार्टी, ऑप्शन में रहेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पहले आपका हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम एन रॉय इन द ईयर। उसी जो है उसी कॉन्फ्रेंस में एम एन रॉय के द्वारा 1934 में एम एन रॉय के द्वारा जो संविधान सभा का जो पहला जो उनके माइंड में, जिसके माइंड में मतलब जो है पहला जो आइडिया आया वो एम एन रॉय है। ये क्वेश्चन काफी बार आता है कि क्वेश्चन ऐसे पूछता है द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड बाय विच पर्सन, विच मैन, तो कौन है, एम एन रॉय इन द ईयर 1934। तो ये दो ऊपर वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और नीचे वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट टाइम आइडिया किसने दिया, एम एन रॉय ने। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हुआ, वहां पे स्वराज पार्टी दे रहा है और यहाँ पे एम एन रॉय दे रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमको देखते हैं अगला पॉइंट हमारा है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फाइनली कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। आपको ये मैंने जो है पहले वीडियो में बता दिया कि जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्मुलेट हुआ, वो कैबिनेट मिशन प्लान अंतर्गत उसी के तहत जो है हमारा जो है संविधान सभा बना है। मांग तो कई 1934 से चला ही आ रहा है, लेकिन कब जाके फॉर्मुलेट हुआ, कब जाके कॉन्स्टिट्यूट हुआ संविधान सभा, कब जाके कॉन्स्टिट्यूट हुआ, जब हम आजादी के एकदम करीब पहुंच गए थे 1946 में जो है संविधान सभा की जो है मांग को पूरा किया गया, संविधान सभा को बनाया गया ताकि जो है हम अपना संविधान बना के 1947 में अच्छे से हम अपने आप को जो है आजाद जो है सोवरेन जो है कंट्री मान सके। फिर उसके बाद जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कह रहा है कि जो भारत का संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, सेट अप अंडर कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। वही बात है, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो है संविधान सभा की बनावट हुई और उसी संविधान सभा ने संविधान को बनाया। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है कि कैबिनेट मिशन प्लान कब में हुआ, 1906 में हुआ, 1906 में हुआ, 1946। तो आप डेट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बनावट भी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही हुआ था। और संविधान हमारा किसने बनाया, संविधान देग असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के द्वारा ही बना हुआ है। द असेंबली, असेंबली मतलब वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, मतलब संविधान सभा कंसिस्टेड 389 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग ब्रिटिश इंडिया 296 एंड प्रिंसली स्टेट 93। तो जो संविधान उसमें उस वक्त बना उसमें टोटल मेंबर 389 मेंबर थे। यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि संविधान सभा में टोटल मेंबर कितने थे 389, 389 मेंबर,
उसमें से ब्रिटिश इंडिया कितने थे 296 और कितने थे 93। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर थे, तो उसमें से ब्रिटिश इंडिया को कितना सीट था, कितना उनका सीट था, कितने ब्रिटिश इंडिया का मेंबर थे, तो आपको वहां पे 296 लगाना पड़ेगा, ना कि 390 389 तो टोटल है। ब्रिटिश इंडिया के 296 और प्रिंसली स्टेट के 93। अगर ब्रिटिश इंडिया का पूछे 296 लिखिएगा, प्रिंसली स्टेट का पूछे 93 लिखिएगा, अगर टोटल पूछे 389। और ये पूछता है एयू में भी पूछता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी पूछता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो हर बार पूछता है और सीयूटी में भी पूछता है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फॉलोइंग द पार्टीशन ऑफ द कंट्री द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाइफर्केटेड इनटू टू, मतलब जब हमारे देश का विभाजन हुआ तब जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का तब अपने देश का विभाजन नहीं हुआ था, ठीक है, जब तब उस वक्त हमारे पास टोटल मेंबर 389 मेंबर थे, तब जो है देश का विभाजन नहीं हुआ था। और जब विभाजन हो गया देश का, इंडिया और पाकिस्तान बन गया, तब जो है जो एज अ रिजल्ट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखिए यहाँ पे लिखा है कि संविधान सभा में जो जितने मेंबर थे वो रिड्यूस हो गए, वो कम हो गए, क्योंकि जब इंडिया का भी और ऐसे 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 जो कुछ मेंबर थे और भी थे जो है, तो वो सब चले गए पाकिस्तान में। तो जो इंडिया के बचे तो वही बचे, कितने बचे 299। बाइफर्केशन के बाद कितना हुए 299, ऑन विच 220 रिप्रेजेंट ब्रिटिश इंडिया और 70 रिप्रेजेंट प्रिंसली स्टेट। ये हमारा जो है कितने मेंबर थे क्या है, अभी मैं इसको आगे देखिए एक शॉर्ट में लिखा हूँ, तो उसमें आपको समझा दूंगा, बाकी ऊपर के जो पॉइंट हैं उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, सब इंपॉर्टेंट है। अब आइए आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या सीट है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीट, बेसिकली हम यहाँ पे सीट देखेंगे। अभी एक वहाँ पे डिटेल में आपको बताया, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है लेकिन समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि बिफोर पार्टीशन ऑफ द कंट्री, मतलब भारत के विभाजन के पहले इंडिया और पाकिस्तान जब एक थी, तब संविधान सभा में टोटल कितने सीट थे, तब उस वक्त संविधान सभा में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल मेंबर 296 आउट ऑफ 389 प्रिंसली स्टेट्स, 93 आउट ऑफ 389। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल मेंबर कितने थे बिफोर पार्टीशन ऑफ द कंट्री, तब हमारे पास कितने थे, यहाँ पे देखिए 389 टोटल मेंबर थे, यहाँ पे देखिए 389 टोटल मेंबर थे। फिर उसके बाद उसमें से ब्रिटिश इंडिया 296, यहाँ पे 296, फिर उसके बाद प्रिंसली स्टेट 93। तो आप इसको टोटल मेंबर 389, फिर उसके बाद ब्रिटिश इंडिया का कितना था 296 और प्रिंसली स्टेट का तो ये 93। तो ये मेंबर है, इसको आप जो है याद कर लीजिए, लिख लीजिए, और ये क्वेश्चन पूछता है। फिर उसके बाद आफ्टर पार्टीशन ऑफ द कंट्री, देश के विभाजन के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान देश अलग हो गए, तब उसके बाद जो बाइफर्केशन के बाद जब देश का विभाजन हुआ, तब जो है 389 में 299 मेंबर अपने इंडिया के बचे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल मेंबर, और बाकी जो थे सब चले गए थे, ठीक है। 389 के में और जितने थे 299 छोड़ को 389 में और जितने उसमें हटा दीजिए, तो जितने बचे थे वो उधर के ही थे। तो फिर ब्रिटिश इंडिया 299 में, ब्रिटिश इंडिया में कितने थे 229 आउट ऑफ 299, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, पूछेगा बिफोर पार्टीशन ऑफ द कंट्री तो आपको 389, फिर ब्रिटिश इंडिया के लिए 296 और प्रिंसली स्टेट के लिए 93। फिर आफ्टर पार्टीशन ऑफ द कंट्री टोटल मेंबर कितने थे, यहाँ पे देखिए 299, ब्रिटिश इंडिया के लिए जो है 229 आउट ऑफ 299 और प्रिंसली स्टेट कितने थे 70 आउट ऑफ 299। तो इसको आप जो है आंकड़ा ये जो है इसको याद कर लीजिए, ये जो मेजरमेंट है इसको याद कर लीजिए। ये जो मतलब मेजरमेंट तो नहीं कह सकते, ये मतलब एक्चुअल है, एक्चुअल मेंबरशिप है, तभी है जो है आपके सामने है, ये बुक में लिखा हुआ है, कोई अलग से कहीं इधर उधर इसका मतलब कम ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 299 है आफ्टर पार्टीशन के बाद तो 299 ही है ना, एक कम होगा ना एक ज्यादा होगा। बाकी ब्रिटिश इंडिया में 229 है, प्रिंसली स्टेट में 70 है। तो आपको ये जो मेंबर का जो है नंबरिंग है इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा कितने मेंबर हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पज से, और आगे भी जब आप लॉ में जाएंगे तो वहाँ पे जब सेमेस्टर वाइज आपका एग्जाम होगा तो वहाँ के भी पर्पज से आपके लिए एक हिसाब से इंपॉर्टेंट ही है, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये आता जो है हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर हेल्ड इन जुलाई। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ वो जुलाई 1946 में हुआ। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर हेल्ड इन जुलाई 1946। इन द इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉन, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितनी सीट जीता 208 आउट ऑफ 210। मतलब जो इलेक्शन हुआ उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस 210 सीट में से कितना सीट जीता 208। ये भी कभी कभी आंकड़ा पूछ लेता है। फिर जनरल सीट द मुस्लिम लीग, फिर उसके बाद जो है मुस्लिम, ये देखिए ये बाइफर्केशन से पहले, विभाजन से पहले की बात हो रहा है। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीता, कितने से आउट ऑफ 78 सीट से, एंड रिजर्व फॉर मुस्लिम, ये 78 जो है मुस्लिम के लिए रिजर्व था। यहाँ पे देखिए रिजर्व फॉर मुस्लिम द इंडिपेंडेंट, और जो इंडिपेंडेंट गॉट 15 सीट, और जो अलग थे जो मतलब इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़े थे वहाँ पे वो जो है 15 सीट पाए थे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन कब हुआ, जुलाई 1946 में हुआ, जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस 210 में से 208 सीट जीती, और उसके बाद मुस्लिम लीग 78 सीट में से 73 सीट पाई, और इंडिपेंडेंट के पास 15 सीट गया, और बाकी जो इधर उधर था कुछ प्रिंसली स्टेट ले गए, कुछ ऐसे वैसे था। तो ये जो मेन आपके सामने है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग से पूछता है कि मुस्लिम लीग का रिजर्व सीट कितना था 78 है, और उसमें से वो कितना जीती तो 73, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का सीट कितना था 210, उसमें से कितना जीती 208। तो आप ये जो है इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आ जाता है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स
फर्स्ट मीटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। समझ लीजिए, माइंड में रख लीजिए, क्योंकि ये मतलब पहली मीटिंग, पहली जो बैठक हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 1946 की हुई है, 1946 की हुई है। देखिए यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो ये आप डेट याद कर लीजिए, लिख लीजिए। फिर उसके बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अब देखिए यहाँ से हर एक चीज इंपॉर्टेंट शुरू हो जाए। वाज इलेक्टेड द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, परमानेंट नहीं। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक हुई और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चलाने के लिए वहां पे कोई प्रेसिडेंट चाहिए। परमानेंट प्रेसिडेंट तो नहीं हुए, लेकिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि वो ओल्डेस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, इसलिए उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। ये क्वेश्चन आता है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, अगर ये पूछता है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तब आप डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नहीं लगाएंगे, तब वहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगेगा। अगर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा देता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देता है ऑप्शन में, फिर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाएंगे। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं देता है ऑप्शन में, बिल्कुल नहीं दे रहा है, तो आप वहां पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लगाएंगे। या क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन बने, तो इजिली आप डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लगा सकते हैं। और अगर परमानेंट पूछा, और कौन परमानेंट, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और फिर उसके बाद अगर पूछ लिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन, मतलब इसमें कंफ्यूजन ना होइएगा। अभी देखिए यहाँ लेटर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा एंड एच.सी. मुखर्जी, मतलब बाद में राजेंद्र प्रसाद सिन्हा और एच.सी. मुखर्जी को इलेक्टेड एज परमानेंट, यहाँ पे देखिए परमानेंट लिखा गया, परमानेंट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। वो जो संविधान सभा में बाद में, पहले तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर। आप क्या लिखेंगे? 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 डॉक्टर लिखेंगे, 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 डॉक्टर राजेंद्र परमानेंट पूछा ना, परमानेंट पूछा ना, परमानेंट पूछा ना, परमानेंट पूछा ना, परमानेंट पूछा। सभा का जो सभा का जो सभा का जो सभा का जो है अध्यक्ष कौन था, तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखेंगे। और अगर पूछ लिया हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ टेम्परेरी प्रेसिडेंट, अगर पूछ लिया तब वहां पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर परमानेंट पूछा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको तो पता ही है। बाकी एस.सी. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट थे परमानेंट। फिर लेटर बी.टी. कृष्णमाचारी वाज इलेक्टेड एज सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 2 वाइस प्रेसिडेंट और 1 प्रेसिडेंट। कौन प्रेसिडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है परमानेंट प्रेसिडेंट थे, और 2 वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। ये नाम पूछता है, ये पूछता है कि कौन कौन क्या थे, तो आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, तो आपको जो है इजिली जो है वो याद हो जाएगा। और बाकी जब इसे देखेंगे क्वेश्चन में आएगा तो आप इसे इजिली टैकल कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने अब जो हमको आगे पढ़ना है वो है कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देख लिया, कब बना, कहाँ से बना, कहाँ से उसका जो है आइडिया शुरू हुआ, कब बना, किस मिशन के तहत बना, हमने ये सब देख लिया। फिर उसके बाद जो है उसमें प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन थे वो भी देख लिया, उसके वाइस चेयरमैन और टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे वो भी देख लिया, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे वो भी देख लिया। तो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सब कुछ देख लिया। फिर उसके बाद अब आता है कि कमेटीज, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन सी क्या कमेटीज थी और कौन कौन उससे चेयरमैन थे। तो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कमेटीज हैं और जो चेयरमैन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। एंड स्टाफ कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ये भी राजेंद्र प्रसाद। एड हॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, इस पे राजेंद्र प्रसाद। तो ये स्टीयरिंग कमेटी और ये एड हॉक कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं ये, मतलब राजेंद्र प्रसाद ऐसा कोई और नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनको यही समझिएगा, इनको यही समझिएगा। तो इसमें एक स्टीयरिंग कमेटी से इनका ज्यादातर पूछ लेता है, कमेटी एड हॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, ये ऑफ द रूल ऑफ प्रोसीजर पर भी जो है, इस पर भी जो है क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर उसके बाद एक जो हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, संविधान का बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है, जो मतलब संविधान को समझ लो निर्माता एज ए फादर के रूप में माना जाता है, वो है एक कमेटी। ड्राफ्ट चेयरमैन थे, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इनको जो है कहा जाता है, संविधान का पिता कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप संविधान पढ़ रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन को संविधान पढ़ने का कोई फायदा नहीं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इसको रट लीजिए और ये क्वेश्चन आना तय है, समझ लीजिए आएगा ही आएगा एकदम। ऊपर का भले से 4 ना आए, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी जरूर पूछता है। कमेटी में कौन, पावर कमेटी में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। स्टेट कमेटी के चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब कह रहा है कि कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये इसके चेयरमैन कौन थे? डेंसियल कमेटी अलादी कृष्ण, फिर उसके बाद अय्यर, फिर उसके बाद हाउस कमेटी के एम मुंशी। अब एक ये हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये कह रहा है कि एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, इसके चेयरमैन वल्लभ भाई पटेल। माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज के चेयरमैन जो है ये जो है वल्लभ भाई पटेल हमारे थे। तो जो हमारा जो मेन जो जहां से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, एक तो हमारा ये स्टीयरिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद एड हॉक कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद जो है हमारा जो है आज एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, कौन है? वल्लभ भाई पटेल। तो ये जो है यहाँ पे हमने बताया 2 है, 4 है, 5 है, फिर उसके बाद एक ये है हमारा 12 वाला। तो इसको आप देख लीजिए, आप इनके चेयरमैन को एकदम रट लीजिए, भूलिएगा मत, बार बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा।
हमारा जो है एडवाइजरी कमेटी हैज 4 सब कमेटी, कह रहा है कि जो एडवाइजरी कमेटी है उनकी जो है 4 सब कमेटी है। तो कौन है? माइनॉरिटी सब कमेटी के चेयरमैन और फंडामेंटल राइट सब कमेटी के चेयरमैन जेबी कृपलानी। इसको जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट सब कमेटी के चेयरमैन जेबी कृपलानी जी हैं। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एंड असम एरिया एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी के चेयरमैन गोपीनाथ बरदोली। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज इन असम, इसमें जे निकोल्स से ये यहाँ से बस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछ लेता है फंडामेंटल राइट सब कमेटी पे। अब हमारा आगे जो है कह रहा है कि अमंग द कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि जितने भी कमेटीज हमने देखी हैं उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ड्राफ्टिंग कमेटी। मैंने बताया ना, ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत ही जो ड्राफ्ट किया है जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप तैयार किया है, मतलब जो है पूरा दस्तावेज तैयार किया है, उसको ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, इसको याद करिएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी विच वाज फॉर्म्ड ऑन 29 अगस्त 1947 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो 29 अगस्त 1947 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चेयरमैन में, अध्यक्ष के पद में उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। ठीक है, आप इसको जो है याद कर लीजिए। अब कह रहा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो है 7 मेंबर को कंसिस्ट कर, मेंबर भी कभी-कभी मेंबर भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन मेंबर है, ऐसे ऑप्शन में दे देगा तो आपको वहां से खोजना पड़ेगा। अगर इन 7 में से वहां पे कोई एक है तो आप जो है टिक करना पड़ेगा। ठीक है, कभी-कभी 4 ऑप्शन रहेगा तो 3 ऑप्शन में ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर रहेंगे और एक ऑप्शन में नहीं रहेगा तो जो नहीं रहेगा उसको लगाना पड़ेगा। तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। तो कह रहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो तो चेयरमैन ही थे, फिर उसके बाद उनके अलावा जो है एन गोपाला स्वामी अय्यंगार एक ये थे, और अलाउद्दीन के बाद के फिर उसके बाद के मुंशी जी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी थे, माधवा राव ये भी थे, इन माधवा राव थे, लेकिन ये बीएल मित्तर इनका जो है माधव राव जी का जो है शायद इनको जो है फीवर के कारण जो है इनको छोड़ना पड़ा, तो उनकी जगह पे बीएल मित्तर जी आए थे। टीटी कृष्णमाचारी ही रिप्लेस डीपी कैथान, इनकी शायद जो है टीटी कृष्णमाचारी की शायद डेथ हो गई थी, तो उनके बिहाफ पर डीपी कैथान जी आए थे, वो जगह लिए थे। तो ये 7 मेंबर थे, और उनके चेयरमैन जो बहुत हमारा इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और क्वेश्चन आता है, ये हमेशा हर एग्जाम में पूछता है, चाहे ये जीएस के पर्पज से हो चाहे ये लीगल के पर्पज से हो, तो हर एग्जाम में पूछता है। At the time of draft constitution contained 315 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल। जब जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग हो रहा था उस वक्त जो है 3 और आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। द फर्स्ट रीडिंग ऑन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो ड्राफ्ट का पहला रीडिंग हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच हुआ। जो फिर सेकंड रीडिंग हुआ वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच में हुआ। ड्राफ्ट थर्ड एंड ड्राफ्ट कंक्लूडेड ऑन 26 नवंबर 1949, मतलब ड्राफ्ट को कंक्लूड कर दिया गया। और कब कंक्लूड हुआ? 26 नवंबर 1949। ऑन दिस डेट द कॉन्स्टिट्यूशन रिसीव्ड द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इट वाज डिक्लेयर्ड पास। और 26 नवंबर 19 वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो है प्रेसिडेंट के द्वारा वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन पर सिग्नेचर हुआ और वो पास हो गया, मतलब वो अडॉप्ट कर लिया गया, वो मतलब एज ए कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन अभी फोर्स में नहीं आया है। फिर कह रहा है कि 284 आउट ऑफ 299 मेंबर प्रेजेंट एंड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन। उस वक्त कितने मेंबर प्रेजेंट थे? 284 मेंबर। कितने में से? 299 में से 284 मेंबर प्रेजेंट थे और उन्होंने दस्तखत किया अपना। द फाइनल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को फाइनल सेशन हेल्ड हुआ और 9 दिसंबर 1946 को पहला सेशन था, वेयर इट यूनानिमसली इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा as first president of Republic of India, new constitution which came into force on 26 जनवरी 1950, जहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा जी को जो है एज ए प्रेसिडेंट के रूप में जो है चुना गया और जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 26 1950, 26 जनवरी से जो है टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट। फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट कहने का मतलब जो है जनरल इलेक्शन से पहले 26 जनवरी 1950 से लेकर जनरल इलेक्शन से पहले जो है जो हमारा जो है देश जो है एक प्रोविजनल गवर्नमेंट के तौर पे चल रहा था। और प्रोविजनल गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट, मैंने उसका वीडियो अलग से बनाया है, वहां पे कौन कौन से किसको किसको क्या पोर्टफोलियोज हेल्ड किया गया है उसको बताया है, तो आप वहां पे वीडियो सेक्शन में जाके इंटरिम गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट के नाम से जो है वहां पे वीडियो आपको मिल जाएगी, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा जो है। फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन कब हुआ? जनरल इलेक्शन हमारा 1951 से लेकर 1952 के बीच में हुआ। जनरल इलेक्शन मेनली हमारा कब हुआ? 1951 में हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया? 26 जनवरी 1950 को। और द प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, देखिए इसको गौर फरमाइएगा यहाँ पे, सिटीजनशिप, इलेक्शन और प्रोविजनल पार्लियामेंट का जो प्रोविजन था एंड टेम्परेरी ट्रांजिशनल प्रोविजन केम इनटू फोर्स इमीडिएट इफेक्ट ऑन 26 नवंबर 1949। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, तभी से सिटीजनशिप और इलेक्शन और प्रोविजनल पार्लियामेंट उसी दिन से फोर्स में आ गया। और बाकी और जो प्रोविजन थे वो कब फोर्स में आए? 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आए। तो आप इसको याद कर लीजिए।
कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड पॉइंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान का कुछ फैक्ट है और कुछ पॉइंट है जो कि हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज ए क्वेश्चन के रूप में आप कह सकते हैं, एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में कह सकते हैं। तो आप इसको मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको जो है हर एयू हो, सीयूईटी हो, बीएचयू, डीयू, एलयू, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कुछ भी हो, सब में पूछा जाता है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको नहीं कह रहे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, वो संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया। यहाँ पे देखिए 26 नवंबर 1949 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया। अब दूसरा हमारा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया। तो इसमें कभी दोनों दोनों डेट में कभी कंफ्यूज मत रहिएगा। 26 जनवरी 1950 को 1949 को 26 नवंबर 1949 को जो है 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया। जो आज का दिन है 26 जनवरी 1950, लगभग जो है कितने साल हो गए, 73 साल हो गए संविधान को जो है लागू हुए। तो जो है 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है संविधान जो है लागू हुआ। The Constituent Assembly had taken 2 years, 11 months and 18 days to complete the Constitution। तो जो संविधान सभा ने कितने जो है टाइम लिए संविधान को पूरा करने में, 2 साल 11 महीना और 18 दिन, 2 साल 11 महीना 18 दिन पूरा लगा हमारा संविधान को बनने में। फिर उसके बाद कितने सेशन लगे उसमें, 11 सेशन। कितने सेशन लगे, 11 सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लगे फाइनलाइज करने में। तो पहला सेशन कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को, और लास्ट सेशन कब हुआ, 24 जनवरी 1900 जो है 50 को, 24 जनवरी 1900 सॉरी 24 जनवरी 1950 को, हाँ 24 जनवरी 1950 को लास्ट सेशन हुआ, क्योंकि थर्ड सेशन में जो है 26 नवंबर 1949 को ही अडॉप्ट कर लिया गया था। तो ठीक है, तो पूरा फाइनलाइज में इसको आप देख लीजिएगा कंफर्म जो है लास्ट से 11 सेशन, लास्ट सेशन क्या 24 जनवरी 1950 ही था कि और पहले था। लेकिन इसको आप बस इतना जानिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा संविधान को बनाने में, और पूरा जो टोटल सेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो कितना था, 11 सेशन। कितने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कितना सेशन हुआ, 11 सेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी रिसेंटली 2022 के इलाहाबाद ला एंट्रेंस एग्जाम में, लाइट एंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछा गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को टोटल कितने सेशन लगे, कितने सेशन लगे, यहाँ पे 11 सेशन दिया गया है। तो वहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन था 11 था, 15 था, 13 था एंड 12 था। तो बहुत लोगों ने जो है गलत करके आया, सबने जो है 15 लगा के आया है। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये इस बार का जो है रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है, तो पूछ भी सकता है, कोई भी कहीं भी पूछ सकता है। तो फिर उसके बाद कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन 395 आर्टिकल, इट्स शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट। जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के पास जो है 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट्स है। और इस वक्त जो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास मोर देन 395 आर्टिकल है, मोर देन 395 आर्टिकल है। ठीक है, एक्चुअल तो 395 आर्टिकल है ही है, लेकिन जो इस वक्त जो है लगभग जो है 448 आर्टिकल जो गिने जाते हैं वो एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल हमारे पास 395 ही आर्टिकल हैं जो शुरू से, जो 395 प्लस हैं वो अमेंडमेंट के तौर पे जोड़े गए हैं। और टोटल शेड्यूल कितने हैं, टोटल शेड्यूल हमारे पास 12 है। फिर उसके बाद टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स हमारे पास 25 है। और 105 अमेंडमेंट, लेटेस्ट अमेंडमेंट कितना हुआ है, 105 अमेंडमेंट टोटल हुआ है। तो आप इसे लिख लीजिए और याद कर लीजिए। पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्शन के समय कितने थे या प्रेजेंट में कितने थे, ये पूछ लेता है। फिर कह रहा है कि एलिफेंट वाज एडॉप्टेड सिंबल सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर उसके बाद कह रहा है कि एचबीआर अयंगर वाज सिक्योरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर उसके बाद कह रहा है कि टोटल 15 मेंबर्स प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 मेंबर, एज ए 15 मेंबर के रूप में महिलाएं थी। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वाज ए कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि द कैलीग्राफर ऑफ द हिंदी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय किसके द्वारा, कृष्णन वैद्य के द्वारा जो है किया गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप इसे इग्नोर, यहाँ पे आप जो है इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, आपके जो है एग्जाम में पूछा जाता है ये। अब जो हमारा जो है हमारा बस इतना ही था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे जो वीडियो आएंगी वो हमारा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ही आउटकम है प्रेमबल। तो इसको हम एक साथ देखें, और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू करने से पहले हम उसका प्रेमबल, कोई भी लॉ या कानून, कोई भी कुछ भी हो शुरू करने से पहले हम उसका प्रेमबल पढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी प्रेमबल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है कि फिर हम देखेंगे वीडियो हमारा सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद देखेंगे आर्टिकल, चैप्टर्स एंड सब्जेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ से आर्टिकल वगैरह शुरू हो जाएंगे। एक ब्रीफ में हम पूरा आर्टिकल देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पर्पज से होता है वो देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कितना शेड्यूल है और शेड्यूल में क्या क्या प्रोविजन दिया गया है, इतना है। और बाकी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने आस पड़ोस लोगों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करिए। बताइए कि हाँ, अगर ला की कोई तैयारी करना चाहता है उनको भी बताइए कि ये जो है चैनल ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए। जो है हमारा जो है चैनल का नेम लीगल एग्जामिन है, और आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो हम ऐसे ही और चीज़ों पर वीडियो भी लेकर आएंगे और आपके लिए हेल्पफुल होगी, एज ए एग्जाम के पर्पज से लिए ही लेकर आएंगे। जो है कुछ बाहर नहीं रहेगा, सब एग्जाम के पर्पज से ही रहेगा। तो आपका सपोर्ट फुल चाहिए, तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए जो है। और फिर उसके बाद जो है चैनल को
जो है शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, और जो भी क्वेरीज हो, जो भी क्वेश्चन हो, अगर कुछ पॉइंट नहीं समझ में आया तो वो जो है एज ए क्वेरीज लेकर कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करिए। और कैसा वीडियो लगा कैसा नहीं ये भी आप बताइए, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए। आप जो है फ्री हैं, मतलब एज ए, मतलब आपको एज ए जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपका, ये आर्टिकल 19 के तहत ये जो है आपका फंडामेंटल राइट है। आप जो है यहाँ पे कह सकते हैं, आपको अच्छा लगा वो भी कह सकते हैं, खराब लगा वो भी कह सकते हैं। अगर खराब है तो मैं और कोशिश करूंगा, अपने वीडियो को इंप्रूव करने के लिए कोशिश करूंगा। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं समझ में आया। और रही बात अगर होती है तो मैं उसको जरूर मेंशन करता हूँ। अब जो है तो आप जो है पढ़ते रहिए, जो है अपने से भी पढ़ते रहिए, वीडियो से भी पढ़ते रहिए। जो है सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको करते रहिए, रोज देखिए, रोज पढ़िए, और टाइम बना लीजिए, कम से कम 5 से 6 घंटा जो है जरूरी है, क्योंकि एग्जाम बहुत